ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मधुर यादव। नमस्कार। कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ श्रोताओं, इस सफर को तय करते हुए हम आज कोरोना जागरूकता श्रृंखला के 400वें संस्करण में पहुंच गए हैं और मैं सिद्धार्थ आप सभी श्रोताओं का आज के इस स्पेशल एपिसोड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम वायरस से वैक्सीन तक के सफर पर एक नजर डालें तो चीन के वुहान के ह्यूमन सी फूड मार्केट से शुरू हुई कोविड-19 महामारी का जब पहला मामला 30 जनवरी 2020 को भारत में आया, उसके पहले से ही आकाशवाणी समाचार ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों और बुलेटिन्स के माध्यम से लोगों को कोरोना महामारी से जागरूक करने का काम किया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। लेकिन ये नई और तेजी से फैलने वाली महामारी थी और इसे लेकर लोगों के अंदर जहां एक ओर डर का माहौल था, वहीं दूसरी ओर लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं भी थीं। ऐसे में आकाशवाणी समाचार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोरोना जागरूकता श्रृंखला में विशेषज्ञों से कोविड-19 के बारे में चर्चा की और सीधे श्रोताओं को उनसे फोन लाइन पर जोड़ा। इस कार्यक्रम में जहां एक ओर डॉक्टर वीके पॉल, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जैसे नामचीन एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम से जुड़े, वहीं दूसरी ओर मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, गुवाहाटी, रांची, जयपुर, गैंगटोक, पोर्ट ब्लेयर और देश के अन्य हिस्सों से भी विशेषज्ञ हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े। 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड टीकाकरण में भी इस कार्यक्रम ने विशेष भूमिका निभाई। लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर भ्रांतियों को मिटाने के साथ ही वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन से लेकर टीका लगवाने तक की पूरी प्रक्रियाओं के बारे में श्रोताओं को जानकारी दी। श्रोताओं, आकाशवाणी पर हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आपको सही और सटीक जानकारी दें। कोरोना को लेकर आपके मन में उठ रही शंकाओं और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव। डॉक्टर मधुर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर मधुर, आप हमारे कोरोना जागरूकता श्रृंखला से शुरू से जुड़े रहे हैं और आज 400वें एपिसोड में आप हमारे साथ हैं। आप हमारे अब तक के सफर पर क्या कुछ कहेंगे? सिद्धार्थ जी, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि शुरू से लेके आज 400 एपिसोड तक मैं आपसे जुड़ा रहा। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इन छोटी छोटी जो चर्चाओं से, छोटी छोटी बातों से लोगों के जो भ्रांतियां होती हैं, मन में जो सवाल उठ रहे होते हैं, जो कहीं पूछ नहीं सकते, कहीं किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के पास टाइम नहीं है जी, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनकी बातों को सुनने का, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का, और इसमें आप लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। जी, और डॉक्टर मधुर, आकाशवाणी समाचार की हमेशा कोशिश होती है कि लोगों तक सही और सटीक जानकारी हम पहुंचाएं। आप कोविड के खिलाफ इस जंग में जागरूकता फैलाने में आकाशवाणी समाचार की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो छोटी छोटी लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं, 50 तरह की बात होती हैं, सोशल प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसमें कई तरह की बातें होती हैं, वैक्सीन ली जाए कि न ली जाए, कौन सी बढ़िया, कितनी डोज है, कौन सी कब लगवाएं, ये सब छोटी छोटी बातों के लिए आप लोगों ने जो ये पहल करी, प्रिवेंशन के बारे में जो पहल करी,
मास्क के बारे में बताया, 2 गज दूरी के बारे में बताया, और बताया ही नहीं, इसको इम्फेसाइज किया कि नहीं भाई ऐसा होना चाहिए। लोगों की छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करी, कौन घर में रहेगा, बच्चे रहेंगे, बाहर जाएंगे, कब जाएंगे। तो इसको देखा जाए तो आप लोगों ने एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें अदा करी है। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये महसूस करने वाली बात भी है। जी डॉक्टर मधुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उन सारे लोगों का भी, उन विशेषज्ञों का, उन श्रोताओं का, हमारी सारी पूरी जो टीम है इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, उनका भी धन्यवाद करते हैं, जिनकी मदद से, जिनकी वजह से, जिनकी मेहनत से इस कार्यक्रम के इतने लंबे सफर को हमने तय किया। जी, और डॉक्टर मधुर, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर अगर एक नजर डालें तो इस समय संक्रमण के मामलों में कुछ कमी आई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। आप कोविड की मौजूदा स्थिति के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खतरा अभी वैसे ही है। वायरस लगता है थोड़ा सा पीछे हटा है, लेकिन अभी भी हम सब के लिए खतरा वैसे ही मौजूद है। अगर आज लॉकडाउन हटता है तो लोग बिल्कुल बेतहाशा होकर बाहर निकलेंगे और वो सारी परिस्थिति वही हो जाएंगी जो पहले थी लॉकडाउन से पहले। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी ठीक है, कंट्रोल में आया है, लेकिन हमको अपनी अच्छी आदतों को आगे भी उसी तरीके से जारी रखना है। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना। जी, और डॉक्टर मधुर, इस समय बहुत सारे लोग जिनमें माइल्ड से मॉडरेट लक्षण हैं, वो घर पर ही रहकर कोरोना का इलाज करा रहे हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे और उन्हें क्या सावधानियां रखनी होंगी? देखिए सिद्धार्थ जी, पहली वेव में और दूसरी वेव में ये फर्क आया। लोगों में थोड़ा एजुकेशन हो गई तो लोग माइल्ड इन्फेक्शन में हॉस्पिटल के लिए नहीं दौड़े। लोगों ने कोशिश करी घर में ही सब कुछ कंट्रोल करने की, बात करने की। सरकार ने भी टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू कर दी कि आप लोग डॉक्टर से टेलीमेडिसिन से बात कर सकते हैं। प्लस जो लोग मॉडरेट डिजीज के हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए, और यदि आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स थोड़े से भी बढ़ रहे हैं, तुरंत उनसे बात कीजिए और हॉस्पिटल आने की कोशिश कीजिए। जी, और डॉक्टर मधुर, कई बार कोविड से ठीक होने के कुछ दिनों के बाद भी बुखार आ जाता है और कई मरीजों में ऐसा देखा गया है, तो वो थोड़ा घबरा भी जाते हैं कि ये दोबारा फीवर क्यों आया। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सिद्धार्थ जी, जो बुखार होता है ना कोविड का, जी, ये एक बार ठीक हो गया, लेकिन री इन्फेक्शन तो हम जब कहते हैं जबकि 90 दिन बाद बुखार दोबारा आता है, तो हम कहते हैं साहब ये री इन्फेक्शन। अदरवाइज देखिए, बुखार के बहुत कारण होते हैं और आजकल आप भी मानते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। लोग खामखा दवा दे रहे हैं, 10 दिन 15 दिन, फीवर ठीक हो गया है, कोविड ठीक हो गया, नहीं अभी तुम 1 हफ्ता दवा और खा लो। तो ये सब कारण है दोबारा बीमार होते हैं। नहीं तो देखिए ऐसा है, एक बार ठीक हो जाने के बाद जी दोबारा अगर बुखार आता है, दवाइयां बंद कर दें और अपने डॉक्टर से एक बार बात करें कि भाई क्या बात है, क्या बात नहीं है। जी, और डॉक्टर मधुर, ऐसे में हमें क्या कुछ टेस्ट कराने की जरूरत होती है? और एक जो चीज है वो सबसे ज्यादा सामने में आई है, लोग सीटी स्कैन कराने के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं और जानना चाहते हैं कि लंग्स की स्थिति क्या है, तो वो किस स्टेज पर जाकर हमें करानी है? देखिए ऐसा है, डॉक्टर के अरोड़ा साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि भाई सबको तो निमोनिया नहीं होता है जी, सबको बहुत विकट खांसी नहीं आती है, तो हर एक में सीटी स्कैन क्यों? यदि आपको लगता है कि आपका बुखार ज्यादा है, हाई ग्रेड है, बहुत खांसी आ रही है, बहुत सांस फूल रही है आपकी, और ये पिछले 5 दिनों से यथास्थिति वैसी मेंटेन्ड है, तब आप सोच सकते हैं कि चलो हम सीटी करा लेते हैं। नहीं तो डे 1 पे सीटी कराने का कोई मतलब नहीं होता है। डे 1 पे तो बेचारा वायरस भी अंदर तक पहुंच नहीं पाया है अभी, तो अभी तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, 5-6 के आसपास, डे 5 डे 6 के बाद यदि फीवर आता है
हाई ग्रेड आता है, बहुत खांसी आती है, बलगम आता है, तो लगता है कि निमोनिया हो गया है और हमको सीटी करा देखना चाहिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाए, न मेंटेन कर पाए, तब ये सब कारण होते हैं। ऐसे साहब हर एक में कराने का कोई मतलब नहीं होता है ना। और हर 4-5 दिन में सीटी कराने का कोई मतलब नहीं है। ये बात जनता को अपने जहन में रखनी चाहिए। जी, शायद लगता है डॉक्टर मधुर, लोग इतना ज्यादा इस बीमारी से घबरा गए हैं कि उस घबराहट में उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो अंदर ही, क्योंकि अपने आसपास इतना ज्यादा लोग सुन रहे हैं, तो शायद वो चीजें उनको ऐसा करने के लिए शायद प्रेरित करती हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, थोड़ी सी घबराहट भी है लोगों में, लेकिन लोगों में ये मतलब बजाय ये कि डॉक्टर से बात करने के, हमारे रिश्तेदार के फलाने ने ये किया था, उसने ये किया था, हम ये कर लें, इसको ना करके डॉक्टर से बात करें और फिर उनसे पूछें क्या बात है। घबराने की जरूरत नहीं है। जी, और डॉक्टर मधुर, एक बार जब हम कोविड से रिकवर हो जाते हैं तो इसके बाद कब तक हमें ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करने की जरूरत होती है? देखिए सिद्धार्थ जी, एक बार जब आपका ऑक्सीजन लेवल 94, 96 के आसपास आ जाता है, आपकी छुट्टी हो जाती है और आपकी सांस नहीं फूलती है, आप बिल्कुल स्टेबल हैं, अब आपको ऑक्सीजन की बार बार चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप डायबिटिक हैं, आपको ब्रोंकियल एस्मा है, सीओपीडी है, तब जरूर आपको मॉनिटर करने की जरूरत है, लेकिन वो भी जबकि आपको यदि सिम्टम हो, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं मॉनिटर करने की। जी, और हमारे एक श्रोता वीरेंद्र यादव जी ने हमें ईमेल किया है और लिखा है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे और इलाज के दौरान उन्होंने स्टेरॉइड भी लिया था। अब शरीर पर लाल दाने हो रहे हैं, तो ये क्या सिम्टम है? अब पूछना तो ये है कि स्टेरॉइड कितने दिन लिया था। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के स्टेरॉइड लेने पे कुछ नहीं होता। यदि आपने लंबा लिया है और ऐसे लाल लाल दाने पड़ गए हैं, तो आपको चर्म रोग विशेषज्ञ को एक बार दिखाना पड़ेगा। जी, और डॉक्टर मधुर, पोस्ट कोविड लोगों में थकान का लगना, नींद न आना, चिड़चिड़ापन होना, ऐसे लक्षण काफी आ रहे हैं। हम इससे कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए भाई साहब, ये तो बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न करा है। असल में क्या होता है, जो भी वायरल डिजीज होती है ना, ये कोरोना नहीं, आपने देखा होगा जब हम लोग को वायरल हो जाता है, खांसी जुकाम, उसके बाद हम लोग रेस्ट ना करें तो कमजोरी आती है। लेकिन कोरोना के केस में कमजोरी बहुत ज्यादा है जी। बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि इंटेक कम हो जाता है, आदमी खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है, और उसकी दवाइयां चलती हैं जिसकी वजह से उसे काफी कमजोरी आ जाती है, और ये कमजोरी ठीक होने में थोड़ा समय लेता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उस बात की आती है कि आदमी को चलने में सांस फूलती है जी। बहुत कमजोरी लगती है एक सीढ़ी उतरने में। पर यकीन मानिए, आप नॉर्मल डाइट लेंगे, आराम करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, और डॉक्टर मधुर, कोरोना की दूसरी लहर में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इस समय काफी चर्चा में है। बहुत से राज्यों ने इसे महामारी भी घोषित किया है। क्या वो मरीज जो अस्पताल में भर्ती थे और सीवियर कोविड हुआ था, स्टेरॉइड ले रहे थे, शुगर के पेशेंट्स हैं, लेकिन अब वो ठीक होकर घर आ गए हैं, तो क्या उनमें भी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं? उन्हें किस तरह की सावधानियां रखनी होगी या अपनी जांच किस तरीके से करानी होगी? देखिए, ऐसा है कि आपने जो अभी चीजें बताई, डायबिटीज है, स्टेरॉइड लिया है, या कोई फॉलो पेशेंट है ट्रांसप्लांट का, या किसी को कैंसर हुआ, फॉलो पेशेंट कैंसर का, ऐसे सारे लोगों की इम्यूनिटी लो होती है। तो हम जब ऐसे पेशेंट्स को स्टेरॉइड देते हैं, क्योंकि अमूमन इस बीमारी का एक हिस्सा भी है ट्रीटमेंट का, तो चांसेस ये होती है कि जो वैसे वाला फंगस होता है, अदरवाइज कुछ नहीं करता है, नॉर्मल कमंसल की तरह रहता है, ये भी जाकर अपना घर बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों को ये जो ब्लैक फंगस होता है, ये कई जगह हो सकता है। आंख नाक कान में हो सकता है, स्किन पे हो सकता है, पेट में हो सकता है, फेफड़ों में हो सकता है, कहीं पैरों वगैरह में हो सकता है जी। ये सब बातें, लेकिन हाँ, इनको चाहिए
कि अपने डॉक्टर से नियमित बात करते रहें। कुछ भी चेंज इनको दिखाई देता है, कलर में, आंख में, खुजली में, देखने में कुछ परेशानी होती है, कोई हेडेक की शिकायत होती है, तो अपने, या लगातार जुकाम होता है, पपड़ी जमती है, तो अपने डॉक्टर से जाकर तुरंत दिखाएं और बात करें। जी। और डॉक्टर मधुर, इस समय पूरे देश से श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उनके मन में कई सारे सवाल हैं जो आपसे वो करना चाहते हैं। और सबसे पहले हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश में मुरैना का, जहां से हरि विलास तोमर जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हरि जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, आपके सटीक सार्थक प्रयासों के लिए नमस्कार, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, मेरा प्रश्न ये है, किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण होने पर वह अपनी जांच नहीं कराता है और घर पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो घर वालों में संक्रमण के लक्षण कितने दिनों में प्रकट हो सकते हैं? जी डॉक्टर मधुर। देखिए तोमर जी, ऐसा है कि वो उनकी मृत्यु कितने दिनों बाद हुई, यूजुअली क्या होता है कि 4 से लेकर 5 दिन का समय लगता है सारे सिम्टम्स आने में। तो अगर ऐसे में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो जांच नहीं कर पाए, खत्म हो गए, तो फिर आप कहते तो हैं कि आप 2 हफ्ते इंतजार कीजिए, 2 हफ्ते में उसको सारा डिजीज प्रोसेस इवॉल्व हो जाता है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कोरोना था कि नहीं था। जी। और डॉक्टर मधुर, हमारे एक श्रोता ने हमसे सोशल मीडिया पर ये जानना चाहा है कि कोविड से उबरने के लिए 14 दिन की गिनती किस दिन से करना चाहिए, सिम्टोमैटिक होने के दिन से या टेस्ट की रिपोर्ट आने के दिन से? या मैं जी एक बार बताइए, पूछिए। जी डॉक्टर मधुर, कोविड से उबरने के लिए 14 दिन की जो गिनती है, हम 14 डेज का जो पीरियड जोड़ते हैं, वो किस दिन से जोड़ना चाहिए? जिस दिन हमें लक्षण आते हैं उस दिन से, या हमारी टेस्ट की रिपोर्ट जिस दिन आई थी उस दिन से? जिस दिन हमारी टेस्ट की रिपोर्ट आई थी। जी ठीक है। और अब हम रुक करते हैं फरीदाबाद में, जहां से अनवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर। जी अनवर जी डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। जी सर, मैं कंपनी में जॉब करता हूँ और एक आदमी है, उसको कुछ दिन पहले कोरोना वायरस हो गया था और वो ठीक से सही भी नहीं हुआ। बोलता है क्या करे, घर में पड़े तो तबियत बोर हो रही थी। अब चला आया कंपनी और हम लोगों के साथ दिन भर काम करता है सर। तो हम लोगों को इससे किस तरह से बचाव करना चाहिए? जी डॉक्टर मधुर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसिम्टोमेटिक या बहुत कम माइल्ड है उनके अंदर लक्षण, तो वो शायद इतना समझ नहीं पाते और दोबारा से अपने ऑफिस या दूसरे पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं और दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। कैसे क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ऐसा होता है कि डिजीज के में जो पेशेंट होता है वो 8 दिन तक वायरस फैला सकता है, फर्स्ट 8 डेज। उसके बाद वायरस खत्म हो जाता है। 7 दिन तक उसके ब्लड में रहता है और 8वें दिन के बाद से वायरस नहीं रहता है, बॉडी में नहीं रहता है वायरस। तो पेशेंट इन्फेक्टेड 7 डेज तक होता है। हाँ, यदि उसको निमोनिया है या उससे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो जरूर थोड़ा सा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, नहीं तो इन्फेक्टिविटी 7 डेज तक रहती है। लेकिन यह है कि चूंकि लोग बताते नहीं है, लोग कुछ जिक्र ही नहीं करते कब से बीमार है, इसलिए डेज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। अभी पिछले वाले जैसे पूछा था तो उसमें भी यही है कि यूजली लोग क्या करते हैं, 2nd डे पर 3rd डे पर टेस्ट करा लेते हैं, तब से 14 डेज देते हैं। जब आपको देने नहीं मालूम है तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है कि बीमार होने से 1 हफ्ते तक आदमी दूसरे आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए वो अगर प्रॉपर तरीके से रहता है, नहीं मानते हैं साहब तो प्रॉपर तरीके से और आ जाओ, लेकिन हाँ चांसेस बने रहते हैं इन लोगों को इन्फेक्ट करने के। जी। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में गाजियाबाद से यामीन रेडियो वाला जुड़ गए हैं। यामीन भाई नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी से बोल रहा हूँ जी, गाजियाबाद यूपी उत्तर प्रदेश। जी यामीन भाई बताइए। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये है जैसे कि सुन रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों में आएगी, क्या ये सच है? और एक ये है कि जैसे लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं तो उसके बाद भी उनको खांसी नहीं जा रही, इसका क्या कारण?
जी, पहले इनका पहला सवाल लेते हैं डॉक्टर मधुर कि तीसरी लहर में बच्चों को लेकर काफी लोग चिंता में हैं कि किस तरह से उन्हें हम इस संक्रमण से बचाएं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा है यामिन भाई कि अभी तीसरी लहर आएगी, उसमें बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ये सारा अंदाजबाजी है, स्पेकुलेशन है। हाँ, बच्चों को बचाने के लिए सरकार ने अभी से ही ड्रग्स की ट्रायल तैयार शुरू कर दी है और कोशिश करेंगे बच्चों का भी वैक्सीनेशन टाइम से शुरू हो जाए। जी, दूसरा आपका प्रश्न था दूसरा जी, इन्होंने दूसरा पूछा था कि पोस्ट कोविड के बाद लोगों को लंबे समय तक खांसी आने की शिकायत रहती है, उससे कैसे बचें? देखिए, ऐसा है कि जैसे कि और वायरस डिजीज होती है, कोविड-19 में भी जो हमारी ब्रोंकियल म्यूकोसा है, जो हमारे अंदर की लाइनिंग है सांस की नलियों की, वो हाइपर एक्टिव हो जाती है जी। और ये हाइपर एक्टिविटी 6 से लेके 8 हफ्ते तक मेंटेन रहती है। इस वजह से पेशेंट को थोड़ी बहुत खांसी या थोड़ा बहुत वो जो खिचखिच होती है वो बनी रहती है, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। विद ड्यू पैसेज ऑफ टाइम और आपने डॉक्टर से परामर्श करके वो ठीक हो जाती है। जी, और अब हम रुक करते हैं ओडिशा का, जहां से अब्दुल खालिद जी अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं क्या सवाल है अब्दुल जी का। अब्दुल जी नमस्कार। जी अब्दुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो नमस्ते जी। अब्दुल जी अपना सवाल पूछिए। अगर हमको डायबिटीज है, वो दवा खाने से कम तो नहीं, हम वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? जी डॉक्टर मधुर, डायबिटीज है और दवा मतलब इनकी डायबिटीज थोड़ी बढ़ी रहती है, तो क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं? देखिए, ऐसा है, आप अपनी शुगर कंट्रोल कर लीजिए और आप वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन आप ले सकते हैं, हाँ, शुगर कंट्रोल कर लीजिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। जी, और यहाँ पे ये भी बहुत सारे लोगों में भ्रम रहता है कि कई बार एलर्जी की शिकायत रहती है, तो किस तरह की एलर्जीज वाले व्यक्तियों को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, आपसे ये जानना चाहेंगे। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा जी, कोई एलर्जी, कोई बीमारी कुछ नहीं होती है, आप वैक्सीन लें। क्योंकि एलर्जी अगर बहुत सीवियर है और उसमें एनाफाइलेसिस का शक है तो अलग बात है, नहीं तो आप वैक्सीन लीजिए, इसमें कोई अर्ज की बात नहीं है। और जहां पर वैक्सीन दी जाती है वहां पर इसका सारा प्रबंध होता है कि कुछ भी एलर्जी होगी उसका ट्रीटमेंट वहीं पर हो जाएगा। जी, और इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं महेश शर्मा जी बड़ौत से। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी महेश जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आज आप? आज मैं जानना चाह रहा हूँ और खुशी की बात देना चाहता हूँ कि दोनों डोज लगवा लिए हैं और मुझको कुछ भी नहीं हुआ है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सही सलामत है और आपने 255 एपिसोड में हिस्सेदारी भी ली है। जी बिल्कुल, और 400 एपिसोड आज पूरे हो गए हैं आज के एपिसोड। और मैं सभी दोस्तों को जो प्रोग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जो औरों को भी बताएंगे जी कि सभी को वैक्सीन लगानी बहुत जरूरी है अपने अपने बचाव के लिए। जी बिल्कुल, आपका ये संदेश हमारे जो भी लिसनर्स सुन रहे हैं उन्हें जरूर पता लग गया होगा कि आपने दोनों डोजेज ली हैं और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं हुई। अब बताइए क्या सवाल जानना चाहते हैं आप? सवाल है जी, दोनों डोज लेने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी? अब जी डॉक्टर मधुर, अब क्या सावधानी रखें, दोनों डोज लगवा ली है? देखिए जी महेश जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने दोनों डोज ले ली और अब आपको सावधानी सब वैसी रखनी है जैसे डोज लेने से पहले आपने रखी थी। मास्क आप लगाएंगे और 2 गज की दूरी फॉलो करेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएंगे और आपको ये जो प्रोटेक्शन है ये प्रोटेक्शन आने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो बस इसलिए आप ये सब अपने रखेंगे और सब कुछ ठीक है। बस ये आप मान के चलिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। जी,
और अब हम रुक करते हैं कर्नाटक का, जहां से बेंगलोर से हमारे साथ मेघा पटवर्धन जुड़ गई हैं। हेलो मेघा जी, नमस्कार। हेलो सिद्धार्थ जी, नमस्कार। आपको और डॉक्टर मधुर यादव दोनों को मेरा नमस्कार जी। बहुत मैंने आपके सभी 400 एपिसोड सुने हैं, रात के नहीं, दूसरे दिन रिपीट भी सुने हैं जी। और मुझे नंबर नहीं मिल रहा था बहुत दिन से, और मैं आनंद श्रीवास्तव को भी मिस कर रही हूँ। जब वो प्रोग्राम चलाते थे तो मुझे नंबर मिल जाता था। क्या बात है। नहीं देखिए, आज भी आपका नंबर मिल गया और आज के खास एपिसोड में आपका नंबर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। मुझे कोविड हो गया था लास्ट मंथ 15-16 को, बहुत तेज बुखार था, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन गले में खिचखिच भी थी, लेकिन मैं अपने आप को संभल पाई। आपके सभी एपिसोड सुने थे, सब कुछ नोटिंग भी किया था, तो उसकी वजह से मैंने मेरा ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर सब चेक करके अपने आप मैं ठीक हो गई। ENT डॉक्टर के पास मैंने ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन 10 दिन में मैं फिर खड़ी हो गई मेरे घर का सब काम करने के लिए। क्या बात लेकिन है। अभी मुझे थोड़ा वीकनेस है, रोटी वगैरह नहीं बना पाती, बैक एक है, तो वो कम हो जाएगा ना? जी, सबसे पहले तो मेघना जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कोविड वॉरियर हैं आप, कोविड से रिकवर हो गई हैं। और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा एक टीका हो गया था, मेरा दूसरा टीका ड्यू था, लेकिन 4 दिन पहले ही मैं बीमार हो गई। जी बिल्कुल, ये भी आपको बताएंगे कि जी बिल्कुल ये भी बताएंगे कि दूसरा टीका आपको कब लगवाना है। डॉक्टर मधुर, 2 समस्याएं हैं मेघना जी की। पहले तो इन्हें काफी कमजोरी आ गई है कोविड के बाद, और दूसरा टीका ये कब लगवाएं? जी देखिए, ऐसा है कि कमजोरी तो आपकी ठीक हो जाएगी। आप जो भी डॉक्टर साहब ने बताया होगा, आपको अपनी विटामिन सप्लीमेंट्स लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, विटामिन डी ले लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आराम कीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रही आपकी दूसरी डोज की बात, दूसरी डोज आपको पहली डोज कोवैक्सीन लगी थी कि कोविशील्ड लगी? जी अभी उनकी लाइन कट चुकी है डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं बताता हूँ। अब इनको अगर कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी लगी होगी, आजकल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि नेक्स्ट डोज जो है वो 12 हफ्ते बाद लगेगी, बीमारी के 12 हफ्ते बाद। तो अब ये 3 महीने बाद लगेगी। जी, तो 3 महीने बाद हमारे जो भी लिसनर्स जिनको कोविड हो चुका है एक बार, तो उनको जो सरकार के नए दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से 3 महीने बाद उन्हें अगली डोज लगेगी। और पहले अगर जिसने नहीं भी लगवाया तो उसको पहली डोज भी 3 महीने के बाद लगेगी डॉक्टर? हाँ जी, पहले 3 बार जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर मधुर, बहुत संक्षेप में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, अभी जो मेघना जी ने बात कही, मैं इसी बात को से शुरुआत की थी कि किसी न किसी को तो फायदा होता है ना। इनको भी फायदा हुआ, उन्होंने सब एपिसोड सुने थे, कुछ लिख रखा था, तो अपनी बीमारी से आराम से वो निकल आई। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी का ये कदम सराहनीय रहा है। हमारी ये जो जर्नी रही है 400 एपिसोड की, ये इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपने समस्त साथियों का, पूरी टीम का, डॉक्टर्स का, आप लोगों का, और आकाशवाणी का टीम का जिसने ये किया है, प्लस हमारे श्रोतागण का। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ हमारा ये संबंध आगे भी चलता रहेगा। जी डॉक्टर मधुर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर मधुर ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन कीजिए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो। बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो, यहाँ की बहुत याद रहो। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मधुर यादव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।